वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। मैं थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास करूंगा इन टॉपिक्स पर, और जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, चाहे लिखित हो रही चाहे ऑब्जेक्टिव हो रही, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिनकी ऑब्जेक्टिव हो रही है उसके लिए ऑलरेडी मैं अलग से मॉडल पेपर दे चुका हूं, तो ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर देख सकते हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल। कौन सा चैनल है भैया? बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल। तो उस पर मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। 2022 वाले जितने वीडियोज़ हैं उनमें बिल्कुल फ्री में मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप लोग 2022 वाले वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 2023 के भी वीडियो उसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पर। और विस्तार से उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर पर भी चर्चा करी, लाइव क्लासेस जो हुई थी, और जो आपका खास करके लिखित टाइप के परीक्षाएं हैं उनके लिए भी मैंने मॉडल पेपर वहां पर बना रखा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप आसानी से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे लिखित। हालांकि ये टॉपिक जो है, ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये पहल है एक प्रकार से इस टाइप की कि ऐसे टॉपिक्स जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अगर उन्हीं टॉपिक्स पर हम फोकस करके उन्हीं को पढ़ लें तो अच्छा होगा। इसी श्रृंखला में आपको बता दूं कि इससे पहले और भी कुछ टॉपिक्स, मतलब कुछ सब्जेक्ट के वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। तो समाज शास्त्र में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है, यानी भारत में समाज। संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर, यानी समाज का स्ट्रक्चर कैसा है। समाज का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। समाज में किस तरीके का परिवर्तन आजकल हमको देखने को मिल रहा है, यही चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी होती है। तो जब भी आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, समाजशास्त्र पढ़ना है तो संरचना समाजशास्त्र की, और खास करके समाजशास्त्र की संरचना कहना उचित ना होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको भारतीय संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। यानी भारत के समाज में जो परिवर्तन दिख रहे हैं, भारतीय समाज की जो संरचना है उन संरचना के बारे में, भारतीय समाज का क्या स्वरूप है वर्तमान परिवेश में उसको, और पहले क्या था और कितना परिवर्तन हुआ, इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर हम चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, और आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें संकलित हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, और किस तरीके का संगठन है और कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, बस इन्हीं पहलुओं पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका घूमता हुआ नजर आएगा। तो आइए 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पहले टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार पहला टॉपिक कौन सा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक आप देखिए, ग्राम या गाँव। ग्राम या गाँव बात एक ही है, जिसको अंग्रेजी में विलेज कहते हैं। उसी विलेज की परिभाषा आपको बतानी है, प्रकार, महत्व और विशेषता बतानी है। विलेज से एग्जाम में प्रश्न काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, तो आप एक बार विलेज को अवश्य पढ़ लीजिएगा। विलेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि विलेज जो होता है ये एक प्रकार से इसमें सामुदायिक भावना होती है। और अगर मैं बात करूँ खास करके गाँव की, तो जो ग्रामीण समुदाय होता है वो खास करके जिसमें कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, जनसंख्या का कम घनत्व होता है, प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है, अनौपचारिकता और कुछ सापेक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं होती हैं। ऐसे जो चीज़ होती है, ऐसी व्यवस्था को हम ग्राम या ग्रामीण समुदाय कहते हैं, ग्राम कहते हैं। आपको बता दूं गांव में क्या होता है, सबसे पहली बात खेती होती है, गांव के जो लोग होते हैं वो कृषि करते हैं। दूसरी बात, गांव में सबसे महत्वपूर्ण जो आपको देखने को मिलती है, अच्छा कृषि में ही जो पशुपालन होता है वो कृषि में ही आ जाता है। तो कृषि और पशुपालन बात एक ही है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कृषि एग्रीकल्चर तो उसमें पशुपालन और खेती दोनों संकलित हो जाएगा, दोनों सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से जो अधिकतर लगभग 70 से 80% जनसंख्या लगभग अगर गाँव की कृषि में, मतलब एक प्रकार से कृषि के कार्यों में लगी हुई होती है, 90% तक जनसंख्या लगभग ऐसी है, और बाकी 10% जनसंख्या इधर उधर के कामों में व्यस्त रहती है। तो उसी प्रकार के एरिया को गांव कहते हैं। गांव की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं होती है, ग्रामीण समुदाय होता है, यानी कि बात की हम की भावना होती है गांव में। गांव में परस्पर जो है संघर्ष भी होता है, और वहीं पर जहां संघर्ष होता है वहीं पर कहीं न कहीं पे एक तरफ सहयोग भी आपको देखने को मिलता है। तो ग्रामीण समुदाय की ये सारी विशेषताएं होती हैं।
गांव जो होता है खास करके भारतीय ग्रामों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में जो गांव होते हैं, जैसे हम लोग तो गांव के ही निवासी हैं। गांव में आपको पता होगा खेती एकदम से सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है खेती। खेती में भी एक आप देखते हैं कि खेती में भी एक कई प्रकार की कृषि लोग करते हैं, हालांकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमको गांव के बारे में जानना है, गांव की परिभाषा, गांव कितने प्रकार का होता है। अच्छा, अब गांव के प्रकार की बात की जाए तो कुछ गांव होते हैं जो कि नदियों के किनारे, मतलब उसके क्या बोलते हैं, झीलों के किनारे बसे होते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से क्या होता है, थोड़ा सा वृत्तीय टाइप के होते हैं। कुछ होते सड़कों के किनारे किनारे चले गए हैं तो वो भी गांव ही होते हैं, जनसंख्या कम होती है। कुछ गांव जो होते हैं एकदम से वृत्ताकार में होते हैं, मतलब कि वो एकदम से जैसे गांव होता है कि ये गोलाकार परिधि के अंदर ही समाहित है। तो इस प्रकार से जो गांव होते हैं उनमें औपचारिकता का संबंध कम पाया जाता है, अनौपचारिकता का संबंध ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, ये औपचारिकता और अनौपचारिकता है क्या? औपचारिकता की अगर बात की जाए मेरे भैया, तो औपचारिकताएं जो होती हैं वो होता है जैसे कि कोई मालिक है और कोई उसका नौकर है। तो चूंकि नौकर जो है पैसा पाता है किससे, मालिक से, इसीलिए उसके कहने पर एक गिलास पानी लेकर जाकर उसको देता है। ऐसा संबंध होता है नगरों में खास करके औपचारिकता का संबंध, मतलब एक प्रकार से एक विधि संगत तरीके से आप उसके पास है और वो आपका नौकर है, और ऐसा होने के कारण क्या होता है, वो आपको पानी देता है और आप पानी पीते हैं, ठीक है। पहली बात, आप कहते घंटी बजाओ, घंटी बजाता है। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव में क्या होता है, आपके चाचा हैं दूर के, आपके दादा हैं, या गांव का कोई व्यक्ति है, अगर किसी छोटे से बोलेगा कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो बिना किसी स्वार्थ के वो तुरंत लड़का दौड़ेगा और जा करके पानी लेकर के आकर के दे देगा। यानी कि वहाँ पर क्या है, गांव में सहयोग जो है अनौपचारिक रूप से है, कोई स्वार्थी और कोई एक प्रकार से पैसे के कारण जुड़ाव नहीं है, उनमें औपचारिक संबंध नहीं बल्कि अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, मधुरम्य संबंध होते हैं गांव में। और यही कारण है ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर को लेकर के भी होता है। यही सब विशेषताएं इसमें लिखनी होती हैं। हालांकि मैंने विशेषताएं और ग्रामीण नगरीय संबंध के बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं। इधर नगर की अगर बात की जाए, ग्रामीण समुदाय की विशेषता, जैसे कि ग्रामीण समुदाय का आधार परिवार होता है, परिवार प्रणाली सामूहिक होती है और खेती ही मुख्य व्यवसाय होता है, सरल और सादा जीवन होता है। ये होता है गांव, ठीक है। और गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है कस्बा। रटजल महोदय जो है कस्बे को कहते हैं, कस्बे में व्यापार और उद्योगों की प्रधानता होती है, मकानों का केंद्रीकरण होता है, निवासियों की जनसंख्या जो होती है लगभग 2000 से अधिक होती है, ठीक है। वो होता है कस्बा, मतलब कस्बा एक संगठित समूह होता है जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य और उद्योग से संबंधित होता है, तो इसको बोलते हैं हम कस्बा। लेकिन अगर बात की जाए जो है नगरों की, तो नगर जो होता है वो कस्बे से और ग्रामों से थोड़ा और ऊपर होता है, लगभग 5000 से ऊपर जनसंख्या होती है। जो घनिष्ठ संबंध जो होते हैं वो अनौपचारिक रूप, मतलब अनौपचारिक रूप से ना हो करके औपचारिकता एक होती हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, ठीक है। कोई किसी का बास है, कोई किसी का नौकर है, इस प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। कोई किसी का मतलब नहीं होता है, भावात्मक रूप से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए होते नगर के लोग। तो इस प्रकार से जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नगर के बारे में। नगर की परिभाषा, नगर की विशेषता, ग्रामीण नगरीय संबंध। नगरों की अगर बात की जाए तो नगरों के जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से व्यवसाय पर आधारित होते हैं। जैसे कस्बे में भी व्यवसाय होता है लेकिन कुछ मात्रा में लोग खेती करते हैं, लेकिन नगरों में खेती नाम की चीज़ ही नहीं होती है। नगरों में व्यवसाय होता है और इन्हीं व्यवसाय से वो लोग आटा चावल सब खरीद करके खाते हैं, ठीक है। और नगरों में आप देखिएगा संयुक्त परिवार की जो प्रणाली होती है बहुत कम देखने को मिलती है। यानी शहरों में एकल परिवार की प्रणाली, एकल परिवार की प्रथा प्रचलित होती है, जबकि गांव में आप देखते हैं, गांव में क्या होता है मेरे भैया, गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली होती है। धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं गांव में। हालांकि अब शहरों में भी सोशल मीडिया के आ जाने से लगातार शहरों में भी लोग अपने सनातन या फिर जो भी धर्म होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। सोशल मीडिया के आ जाने से धार्मिक परिवर्तन एक प्रकार से समाज में बहुत हद तक बढ़ा है। काफ़ी हद तक कट्टरता जो है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, कट्टरता भी बढ़ी है सोशल मीडिया के आ जाने से। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि नगरों में क्या होता है, नगरों में आप देखते हैं कि लोग जैसे कि उनको गर्मी लगी तो एसी चला लिया, पंखे चला लिए। गांव में क्या है, आजकल पंखे हैं, कुछ घरों में जो समृद्ध घर हैं उनमें एसी भी आपको मिल जाएगी। और खास करके मैं आपको बताऊं कि
एसी के साथ ही साथ आपको गांव में आप देखिएगा कि अगर हवा लगती, हवा जहां देखेंगे तो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, अगर हवा की आवश्यकता होगी तो पेड़ों के नीचे चले जाएंगे, ठीक है, एक प्रकार से। तो यही सब होता है गांव और नगर में कुछ चीज़ें। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे नगर की परिभाषा और विशेषताओं के अंतर्गत नगर की अगर बात की जाए तो नगर क्या होता है भैया, नगर जो होता है जहाँ पर मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव कहते हैं, लेकिन जहाँ पर कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित होता है उसको शहर कहते हैं। ऐसा बिल कॉक्स महोदय ने भी कहा है। बर्गल महोदय कहते हैं कि नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। तो नगर की एक प्रकार से कई विशेषताएं भी होती हैं, जैसे समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्याश्रिता का संबंध होता है, अधिक जनसंख्या और अधिक जनघनत्व होता है, संदेश वाहन के साधनों की बहुलता होती है, प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है, ये सब होता है एक प्रकार से नगरों में। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए नगर और गाँव की, नगर जो होते हैं उनमें आप देखते हैं सुख सुविधा खूब ज़्यादा तो होती है, लेकिन उनका जो जीवन होता है मेरे हिसाब से गाँव से बेटर नहीं होता है। कुछ दिन आपको शहरों में बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद में आपको एहसास होगा कि हाँ इससे अच्छा तो हमारे गांव ही थे, ठीक है। तो ये होते हैं एक प्रकार से ग्रामीण और नगर में संबंध। ग्रामीण नगरीय समाज में अंतर भी होता है। गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, नगर की अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग और कारखाने हैं। गाँव में जनसंख्या कम होती है, विरल होती है, नगरों में जनसंख्या घनत्व तो एक प्रकार से ज़्यादा होता है, सघन होती है। गाँव में पास पड़ोस का विशेष महत्व होता है, जबकि नगरों में पास पड़ोस का कोई महत्व नहीं होता। गाँव में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, नगरों में एकाकी परिवार पाए जाते हैं। तो यही सब थोड़ा सा है, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो आपका पड़ेगा, अगला जो तीसरा टॉपिक है वो है तीसरा टॉपिक है भारतीय विद्या अभिगम। भारतीय विद्या अभिगम से तात्पर्य क्या है भाई? भारतीय विद्या अभिगम का सीधा सा मतलब होता है ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से या जिसका प्रयोग करके हम भारतीय समाज है उसका अध्ययन कर पाते हैं, वर्तमान भारतीय समाज के बारे में या सामाजिक समस्याओं के बारे में जान पाते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान से, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रयोग करके जो भारत की वर्तमान समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने में हम सक्षम हो पाते हैं। तो ये सब होता है भारतीय विद्या अभिगम के माध्यम से। भारतीय विद्या अभिगम का सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वो ज्ञान जो है समाज में कहाँ तक के एक प्रकार से एग्जिस्ट करता है, समाज को कहाँ तक आगे बढ़ाता है, सामाजिक नियमावलियों को, सामाजिक शब्दावली जो है उनको किस प्रकार से हमारा वैदिक समाज या हमारा प्राचीन भारतीय विचारधारा किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो होता है भारतीय विद्या अभिगम। भारतीय विद्या अभिगम की अगर बात की जाए तो भारतीय विद्या अभिगम भारत के प्राचीन और पारंपरिक जो ग्रंथ हैं उनका विश्लेषण करके भारतीय समाज शास्त्रों या भारतीय समाज शास्त्र जो है उसको समझने का प्रयास कराता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भारतीय विद्या अभिगम भारत के प्राचीन धर्म और दर्शन के जो प्रमाण ग्रंथ हैं उनके अध्ययन पर आधारित भारतीय समाज के निरूपण और विश्लेषण का एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है भारत। और भारत में विद्या अभिगम की दो सीमाएं हैं मुख्य रूप से। पहला तो ग्रंथों के समस्त अध्ययनों का आधार कल्पना और धर्म है, दूसरा वैदिक काल से लेकर के स्मृति काल के समस्त ग्रंथों का आधार धार्मिक है न कि सामाजिक है, और इन ग्रंथों को समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार रूप में नहीं ले पाते हैं लोग, और खास करके इसीलिए भारतीय विद्या अभिगम जो है समाजशास्त्रीय कुछ चीज़ों को परिभाषित करने में उतना सक्षम नहीं है जितना अन्य चीज़ों को है। लेकिन फिर भी अगर देखें भारतीय विद्या अभिगम जो है वो काफ़ी हद तक भारतीय समाजशास्त्र को समझने के लिए उपयोगी है। चौथा जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वह भारत में भाषा और जाति संबंधी जो विविधता है। भारत में आपको पता होगा भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूं कि भारत में जहां पर आप देखते हैं एक तरफ उत्तर भारत में हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदी में, इसके अलावा भी आप देखते गुजरात में गुजराती और जो है महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, और आप देखते हैं दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इस प्रकार की भाषाएं। उधर आप देखेंगे तो बांग्ला वगैरह, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली, संथाली, ये सब भाषाएं जो हैं कहीं ना कहीं पे बोली जाती हैं। तो आपको बता दूं कि कहीं ये सब जो चीज़ें हैं या जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं इनकी अगर बात की जाए, उर्दू भी कुछ कहीं कहीं पर आपको मिलेगा बोली जाती है। जैसे आप कश्मीर में जाएंगे कश्मीरी बोली जाती है, कश्मीरी हिंदी। तो भारतीय समाज की विविधता रही है भाषाई विविधता,
और इसी आधार पर आप देखते दक्षिण के जितने भी राज्य हैं अधिकतर भाषा के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। और ये थोड़ा सा क्या हुआ था कि उसमें भाषाई आधार जो रखा गया भारतीय समाजों को बांटने के लिए, उसमें आप देखते हैं तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये सब अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो भाषा जो है भारत में कई भाषाएं हैं और इसीलिए बोलते हैं कि भारत में भाषा की विविधता है। विविधता माने होता है कई प्रकार की भाषा, और जातिगत विविधता भी भारत में है। कई जातियां भारत में होती हैं और इन्हीं जातियों के चक्कर में क्या होता है, भाषा और जाति, देखिए अगर भाषा की विविधता होगी किसी देश में तो वहाँ पर एक रूपता करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होते हैं, खास करके राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होते हैं कौन से, जाति व्यवस्था बाधक होती है, सांप्रदायिकता बाधक होती है, भाषा की विविधता एक प्रकार से बाधक होती है, निर्जातीयता जो होती है, संजातीयता जो होती है वो बाधक होती है। संजातीयता का मतलब होता है लोग अपने ही जाति को आगे बढ़ाते हैं, एक ही जाति की विचारधाराओं को मानने वाले लोग संजातीयता का समूह या निर्जातीय समूह कहलाते हैं। निर्जातीय संजातीय बात एक ही है, इसका मतलब होता है एक ही जाति। जाति मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो है खास करके जाति मतलब अपने ही कैटेगरी के लोगों को, जैसे जनजातियों में भी अपनी कैटेगरी होती है, आम लोगों में भी अपनी कैटेगरी होती है। तो इस प्रकार से अपने वर्ग के लोगों को, अपने जाति के लोगों को लोग आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उनको बड़े बड़े पदों पर देखना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अपने जाति को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दूसरे जाति को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं ये सारे तत्व। आपको बता दूं कि भाषाई विविधता और जातिगत विविधता भारत में पूर्ण रूप से व्याप्त है और इसी कारण से आप देखते हैं यदा कदा तमाम प्रकार के एक प्रकार से जो दंगे होते हैं वो भी भाषा और जातिगत आधार पर भी दंगे हुए हैं। सांप्रदायिकता को लेकर के आजकल तो दंगे एकदम से चरम पर हैं अपने। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में जो है कोई दो पैनलिस्ट है, एक मुस्लिम महिला थी और एक मुस्लिम थे स्कॉलर, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। आप सोचो कि मतलब एक इससे समाज में क्या संदेश जाता है कि इससे क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनलों पे मारपीट हो रही है, जहाँ पर वैचारिक मतभेद होते हैं, विचारों के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को खंडन किया जाता है, तर्क के माध्यम से विचारों का खंडन किया जाता है। उस तर्क को छोड़ करके एक प्रकार से थोड़ा सा क्या हो गई, हाथापाई होने लगी। तो यहाँ तक की नौबत क्यों आती है, कट्टरता की वजह से आती है। तो धार्मिक कट्टरता कहीं न कहीं पे अलगाववाद की समस्या भी उत्पन्न करती है, चाहे वो हिंदुओं की कट्टरता हो चाहे वो मुसलमानों की कट्टरता हो, और दोनों की कट्टरता कहीं न कहीं पे ये राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध होती है। हालांकि आगे बढ़ते इस पर चर्चा करना उतना उचित ना होगा। तो भारत में भाषा एवं जाति संबंधी विविधता जो है, इसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं समाज में होती है और कई प्रकार के परिवर्तन भी आज समाज में देखने को मिले हैं। अच्छा, हिंदू धर्म की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अब लोग जागरूक होने लगे हैं और जातिगत जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करने में पूर्ण रूप से संत समाज भी लगा हुआ है और सभी लोग एक प्रकार से इसके पक्षधर हैं। और निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि जातियों के हिसाब से कोई जाति की छोटी है ये बड़ी है, इस प्रकार की भावना रखना थोड़ा सा आपको संकीर्ण दायरे में फिक्स कर देता है कि हमारी जाति, हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये करते थे, हम सबसे ऊपर हैं, हम वैश्य हैं, हम नहीं व्यापार करेंगे तो व्यापार ही नहीं होगा। ऐसा सोचना बिल्कुल भी मूर्खता की बात है। कोई भी सोचे कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, ब्राह्मण सोचे कि हम विद्या अध्ययन नहीं करवाएंगे या पूजा पाठ नहीं करेंगे तो पूजा पाठ नहीं होगा, क्षत्रिय सोचे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम उसमें मिलिट्री में नहीं जाएंगे तो सेना नहीं बनेगी। अब ऐसी कोई धारणा नहीं रह गई। आप देखते हैं हर जाति के लोग हर कुछ करवा रहे हैं, सभी प्रकार की छूट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समाज जो है एकदम से ठीक ठाक तरीके से आने लगा है। लेकिन आजकल क्या हो गई, एक जजमानी व्यवस्था पहले थी, वो जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेकिन आजकल जो भारतीय गाँव है वहाँ पर जजमानी व्यवस्था है। हम लोग जिस गांव से हैं वहाँ पर जजमानी व्यवस्था बनी हुई है। और मैं खुद बताऊँ आपको कि मैं खुद जो है एक ब्राह्मण हूँ और इस कारण से क्या होता है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब जजमानी व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। हर एक जाति में जाते हैं, कथा बाँचते हैं, बनाते खाते हैं। तो मैं भी एक प्रकार से कथा बाँचता हूँ जा करके। कभी कभी क्या होता है, ये नहीं होते हैं दादाजी, हमारे पिताजी कहीं अलग गए हुए होते हैं, तो अगर कोई बुलाने आता है कि पंडित जी कथा बाँचना हमारे यहाँ, तो मैं जाता हूँ कथा बाँचने और उसके बाद में वहाँ पर बनाता खाता भी हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं किसी के यहाँ नहीं बनाता हूँ, अगर कोई प्रेम से दे रहा तो मैं सबके यहाँ खाता हूँ। ऐसी जो धारणा लोग बना रहे हैं कि
यहाँ पर नहीं खाया जाता, इनका छुआ नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है एक तौर तरीके से होता है। और वही कारण है कि आजकल जो है जो परिवर्तन है समाज में, भारतीय समाज में, वो हो रहा है। और ये परिवर्तन जाति व्यवस्था में भी आपको देखने को मिलेगा, वर्ण व्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। जहाँ पर एक तरफ आप बात करते थे कि ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्य कृता उर्तदस्यवैश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता, वहीं पर इन चारों के बिना अगर एक शरीर की कल्पना कोई व्यक्ति करता है तो वो मूर्ख है, महामूर्ख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि आजकल हर चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। जो समाज को अच्छा लग रहा है समाज उसको एक्सेप्ट करता है, जो समाज को नहीं अच्छा लगता है उसको समाज नेगलेक्ट करता है। तो निश्चित तौर पर समाज में इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और जानना होगा। समाज को कभी एकांगी विचारधारा से अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे और आप समाज में एक प्रकार से नहीं रह पाएंगे। समाज ना तो आपको स्वीकार करेगा, ना आप समाज को स्वीकार कर पाएंगे। इसीलिए जब आप दूसरे के पैमाने पर हो करके अपने आप को रख करके सोचेंगे कि काश मैं ये होता तो मेरी स्थिति क्या होती, ये सोचना जरूर आपको चाहिए। मतलब कि कोई अगर ये सोचे कि मतलब आप जब भी किसी झगड़ा करते, लड़ाई करते, वैचारिक मतभेद करते हैं तो आप एक प्रकार से उसके मनोभावों को पढ़ करके आप सोचे कि आप उसके जगह पर होते तो आप क्या करते, वहीं पर सारा मसला आपका हल हो जाएगा। विश्वास मानिए, आप अगर किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, आप दो लोगों में नहीं बैठता, आप बहुत पहले आपसे प्यार था लेकिन आज नहीं बैठ रहा है, तो इसका कारण क्या है कि आप जो है केवल अपनी सुनते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, और यही कारण है कि मतभेद होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि झगड़ा लड़ाई अगर आप दोनों में से किसी, मतलब दो लोग हो गए, स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़के में मतभेद हो सकता है, लड़की लड़की में, तो अगर किसी प्रकार का मतभेद है, खत्म करना है, तो आप जिस दिन अपने सामने वाले के विचारों से सहमत होकर के, मतलब देखेंगे कि अगर मैं उस व्यक्ति के स्थान पर होता तो मैं क्या करता, उसी दिन झगड़ा लड़ाई एकदम से समाप्त हो जाएगी। विश्वास मानिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है वो टॉपिक है जनजाति के बारे में। अच्छा, जनजातियों की अगर बात की जाए तो जनजाति किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपको परम आवश्यक है, क्योंकि जनजातियाँ जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं किसी भी समाज में। जनजातियाँ जो होती हैं अपने सांस्कृतिक जो व्यवहार होते हैं, सांस्कृतिक हाव भाव होते हैं, उनको बचा करके रखती हैं। और जनजाति जिसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, उसकी परिभाषा, विशेषता और समस्याओं को आपको समझना होगा। जनजातियों की बात की जाए, ऐसी जातियां जो कि एक प्रकार से जंगलों में निवास करती हैं, अपने संस्कृति को, अपने भाषा को बचाए रखती हैं, वो आधुनिकता से थोड़ा सा पीछे हटती हैं, आधुनिक समाज को स्वीकार करने में एक प्रकार से उनको बुरा लगता है, उसको स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो जनजाति इलाके होते हैं। और जनजातियों की अगर बात की जाए, कई समस्याएं हैं जनजातियों को लेकर के। जनजातियों की अगर बात की जाए, जनजातियां जो है कई प्रकार की होती है। और भारत में अगर जनजातियों की बात की जाए तो जनजातियां क्या होती हैं, इनकी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्थानांतरणशील खेती करते हैं, नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या है, ऋणग्रस्तता की समस्या है, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ हैं। क्या होता है कि अच्छा, इनकी समस्या को दूर करने के कई उपाय भी हो सकते हैं। हम क्या करें, ऐसा कानून बनाएं जिससे आदिवासियों को ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाए कि उनके हाथ से भूमि उनकी ना निकल सके, आधुनिक तरीके से खेती करने की उनको शिक्षा दी जाए। ये सब जनजातियों की और भी तमाम सारी समस्याएं, सामाजिक समस्याओं में जैसे बाल विवाह करते हैं, कन्या मूल्य लेते हैं, युवा गृहों का पतन होता है, वेश्यावृत्ति, घातक रोग, ये सब एक प्रकार से वहाँ पर बढ़ता है। भाषा की समस्या है, जनजातीय ललित कलाओं में कमी आ रही है, धार्मिक समस्या है, कई प्रकार की समस्याएं जो जनजातियों में आजकल आ रही हैं। और उन्हीं समस्याओं के कारण से क्या होता है, उन्हीं समस्याओं के कारण से आजकल जनजाति लोग जो है वो, कुछ जनजातियाँ विलुप्त होती जा रही है, कुछ जनजातियाँ आधुनिकता में समावेश करके और उसको एग्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको समझ रही हैं। तो जो ऐसा कर ले जाएंगे वो ठीक रहेगा। तो जनजाति का मतलब जंगलों में रहती हैं। अच्छा, स्थानांतरणशील कृषि जनजाति लोग करते हैं, तो उनको चाहिए हम लोगों को कि भाई उनको उच्चतम कृषि के बारे में जानकारी दी जाए, कि ताकि वो जो है काटो और जलाओ जो कृषि करते हैं, काटो और जलाओ या स्थानांतरणशील कृषि जो होती है, इसके बारे में शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्थानांतरणशील कृषि होती है, इसका मतलब होता है स्थानांतरण, एक स्थान पर कृषि करते हैं, फिर जब वो स्थान एक प्रकार से कृषि के योग्य नहीं रह जाता है तो उसको छोड़ करके अलग स्थान पर चले जाते हैं। और इस प्रकार की कृषि कहाँ पर करते हैं, जंगलों में करते हैं। जंगल में क्या करते हैं,
जंगल में क्या करते हैं, पेड़ों को जलाते हैं और झाड़ियों को जला करके एकदम से काट देते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं। फिर जब वो उपजाऊ, उसकी जो उपजाऊपन है मिट्टी का, वो ख़त्म हो जाता है, तुरंत उस स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर फिर यही प्रक्रिया करते हैं, वृक्ष को काटते हैं, झाड़ियों को जलाते हैं, फिर वहाँ पर कृषि प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, निर्वनीकरण की समस्या बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी होती है, वन विनाश होता है, मृदा क्षरण होता है, मृदा का एक प्रकार से क्या होता है, अवनयन होता है, मृदा कट करके बहती है, नाना प्रकार की समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। तो ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं पे एक वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, क्योंकि जंगल को काट करके फिर जलाया जाता है और फिर कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्थान पर की जाती है, फिर उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण होने के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। तो ये सब होते हैं जनजातियों के बारे में कुछ चीज़ें, समस्याओं वगैरह के बारे में हमको पढ़ लेना है। इसके बाद में फिर हमको आगे बढ़ना है और भी चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे कि छठा टॉपिक है जनजाति, मतलब कि जाति व्यवस्था की परिभाषा, दोष, महत्व और विशेषता। जाति व्यवस्था के बारे में आपको भारत में पढ़ लेना है। देखिए, जाति व्यवस्था की बात किया, आप देखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था एकदम से, जैसे यूरोपीय कंट्रीज़ में जैसे वर्ग संघर्ष चल रहा था, वैसे इंडिया में जातिगत समस्याएं थीं। जाति प्रथा, मतलब आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इन्हीं 4 वर्णों में तमाम प्रकार की जातियों का निर्माण हुआ और जब तमाम प्रकार की जातियाँ बनी, आप देखते हैं प्रत्येक जाति में अलग अलग उपजातियों का निर्माण होता गया। तो उन्हीं के बारे में समझना, जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था का आज जो रूप एक प्रकार से समाज देख रहा है, उस रूप में एक प्रकार से क्या दोष आपको दिखाई दे रहे हैं और उसका क्या महत्व है और क्या विशेषताएं हैं, इन चीज़ों के बारे में हमको जान लेना है। ठीक है, जाति प्रथा में जाति जन्मजात होती, पहली बात। जाति में खान पान संबंधी नियम होते हैं। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। समाज में जाति में खास करके ऊंच नीच और छुआछूत के नियम भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वर्ण और जाति, वर्ग और जाति, वर्ण जो होता है 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और जातियां हैं, इन्हीं वर्णों से जातियों का विकास हुआ है। जैसे ब्राह्मणों की बात की जाए, ब्राह्मण वर्ण में आप देखते हैं जैसे कि मिश्रा हो गए, शुक्ला हो गए, दुबे हो गए, तिवारी हो गए, पाठक हो गए, ठीक है, चौबे हो गए, ठीक है, शर्मा हो गए, या नाना प्रकार के और भी ब्राह्मण हैं। तो ये सब जो ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मणों में आप देखते हैं ये सब जातियाँ बनती चली गई। इसके बाद में ठाकुरों में आप देखते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं, ये चंद्रवंशी हैं, ये यदुवंशी हैं, इस प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्रकार से क्या होता है, समाज को संकीर्ण करती हैं, विचार को संकीर्ण दायरे में फिक्स करती हैं, समाज में बाधा उत्पन्न करती, समाज के नियमों में, सामाजिक रीति रिवाजों में। आप देखते हैं लोग अपनी ही जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसके कारण से क्या होता है, सामाजिक वैमनस्य फैलता है, सामाजिक मतभेद होता है, लोगों में एक प्रकार से सहयोग की भावना कम, संघर्ष की भावना ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। तो जाति प्रथा जो है कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं। अच्छा, वर्ग जो होता है, एक शब्द और मैंने, वर्ग जो होता है, वर्ग में होता है कि 2 वर्ग या 3 वर्ग। इसमें क्या होता है, एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर है, दूसरा वर्ग उससे कम है, मध्यम है, और तीसरा बहुत गरीब है। जैसे आजकल अगर देखेंगे तो जैसे कि जो पूंजीपति वर्ग और जो मध्य जो है सरभारा वर्ग जो है, एक पूंजीपति वर्ग में क्या होता है, जिसके पास पैसे खूब है, फैक्ट्री का मालिक है वो, और मजदूर जो है वो एक फैक्ट्री में काम करने वाला। तो एक प्रकार से वो मालिक और मजदूर, ये भी 2 वर्ग हैं। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग जो है आर्थिक आधार को अपने आप में समेटे हुए होता है। वर्ग जो होता है ये अर्जित टाइप का होता है, जबकि जातियाँ जो होती जन्मजात होती हैं। जाति के सदस्य जो होते हैं आप बनते हैं, आपको बता दूं जन्म से ही आप किसी जाति में पैदा होते हैं, आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए, क्षत्रिय के घर पैदा हुए, इसी प्रकार से आप देखते हैं वैश्य में और शूद्रों में अनेक जातियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनमें कई जातियाँ बट गई हैं, आप देखते हैं उसमें भी जातियाँ बटी हैं। ठीक है, फिर आप ओबीसी में आप देखिए कितनी जातियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या होता है कि जाति लोग धीरे धीरे बनाने लगते हैं और अपने हिसाब से उसको मैनेज करने लगते हैं। ठीक है, जाति में विचारों में मतभेद हुआ थोड़ा सा, फिर कहा कि नहीं चलो आज से हमारी जाति ये होगी, बहुत सारे लोग अपने गोत्र को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सब है जातिगत समस्याएं और जाति व्यवस्था की परिभाषा, दोष, महत्व और विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न आपको देखना है, हिंदू विवाह। हिंदू विवाह की अगर बात की जाए, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता और स्वरूप। हिंदू विवाह की अगर बात की जाए तो हिंदुओं के में जो विवाह होता है
हिंदुओं में विवाह जो होता है वो मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है, जैसे कि ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। और ब्रह्म विवाह जो है वो प्रकार सबसे प्रचलित रूप है। एक होता है, आपको बता दूं, धर्म में आस्था, मतलब धर्म की अगर हिंदुओं के विवाह की बात की जाए तो हिंदू विवाह जो है धार्मिक संस्कार है एक। और हिंदू विवाह के बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही भारतीय समाज की, और जब बात होती है भारतीय समाज की और उसमें प्राचीन भारतीय समाज में अगर हम जाते हैं तो चूँकि मुस्लिम जो हैं वो आक्रांता है, जो मुग़ल थे आक्रांता थे, और भारत में मुस्लिम नहीं थे पहले, तो इसीलिए मुस्लिमों का समाज या सिखों का समाज ये वर्तमान पीढ़ी का या उसमें अभी नया नया एक प्रकार से हुआ है भारत में। जबकि इससे पहले का जो समाज था, जब वैदिक समाज की बात की जाए या आर्य समाज की बात की जाए या अन्य किसी समाज की बात की जाए, तो उन समाजों में मेरे भैया क्या होता है कि उन समाजों में आप देखते हैं कि हाँ, तो उन समाजों में आप ये देखते हैं कि प्राचीनता जो है वो केवल हिंदू समाजों में आपको दिखती है। हिंदू यानी सनातन जो धर्म है उसमें सबसे प्राचीन धर्म है, तो इसलिए क्या होता है कि वहीं पर उसी के लिए यहाँ पर पढ़ना है आपको, चूँकि यहाँ पर भारत में समाज की बात कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर हिंदू विवाह के बारे में बहुत सारे बच्चे हमारे मुस्लिम के हैं, बहुत सारे बच्चे अन्य धर्म के हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर जी हिंदू है इसीलिए हिंदू विवाह यहाँ पर लिखा है, तो ऐसा कोई मंतव्य नहीं है मेरा कि मैं हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ पर मैंने हिंदू विवाह लिखा है, मुस्लिम विवाह क्यों नहीं लिखा। चूँकि इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके सिलेबस में मुस्लिम विवाह यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर हिंदू विवाह ही पढ़ना है। और हिंदू विवाह में खास करके जो मुस्लिम विवाह होता है चूँकि एक समझौता है और उसको पढ़ना होगा, अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हिंदू विवाह में भी आप देखते हैं कई प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, स्वरूप होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको जानना है। ब्रह्म विवाह जो है वो प्रचलित रूप है विवाह का जो वर्तमान में हो रहा है। गंधर्व विवाह भी आजकल वर्तमान में बढ़ रहा है। गंधर्व विवाह में उसको प्रेम विवाह कहते हैं कि लड़का लड़की पसंद है, आपस में ही एक प्रकार शादी कर लिया, तो ब्रह्म विवाह वो गंधर्व विवाह है। और ब्रह्म विवाह जो होता है वर्तमान प्रचलित रूप है। तो हिंदू विवाह के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हिंदू विवाह जो होता है 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, और इसीलिए हिंदुओं में जो विवाह विच्छेद की समस्या या विवाह विच्छेद को रिलेटेड चीज़ें थी, विवाह विच्छेद की समस्या यानी कि जो तलाक है वो तलाक की व्यवस्था हिंदू धर्म में नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि हिंदुओं ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई तलाक अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। 1956 के बाद से आप देखते हैं 55-56 के बाद से ये चीज़ें आई। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है संयुक्त परिवार, यानी संयुक्त परिवार की परिभाषा, गुण, दोष और विशेषताएं। संयुक्त परिवार क्या होता है जिसको आप ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली के बारे में आपको पढ़ लेना है। ज्वाइंट फैमिली मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, कर्ता एक होता है, मुखिया परिवार का एक होता है, और गाँव में खास करके संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, जिसमें चाचा चाची और दादा आपके ताऊ ये सब इकट्ठे रहते हैं, खेत पात सब एक में ही होता है, 1-2 लोग कमाते हैं, कई सारे लोग खाते हैं, तो इस प्रकार संयुक्त परिवार यही सब होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि मुखिया एक होता है और वही परिवार पूरा चलाता है, और बाकी लोग जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मुखिया को ला करके देते हैं और फिर मुखिया अपने हिसाब से काम करता है, तो ये होता है संयुक्त परिवार। गाँव में आजकल भी ये परिवार है। संयुक्त परिवार में का गुण ये है कि संयुक्त परिवार से क्या होता है कि एक प्रकार से जो मानसिक तनाव होता है किसी व्यक्ति में वो नहीं होता है, बच्चों का अच्छे तरीके से विकास होता है इसके कारण से। इसका दोष ये है संयुक्त परिवार प्रणाली का कि इससे क्या होता है कि लोग आलसी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे 4 भाई हैं, 2 भाई कमा रहा है, 2 भाई वैसे बैठ करके खा रहे हैं, तो अगर इससे क्या होता है कि उसमें आलसीपन भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पे इससे क्या होता है कि इससे वास्तविकता जो होती, खास करके आपको बता दूं कि जो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है इसका दोष ये होता है कि इसमें आलस्य हो जाता है और कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी होने लगता है इसी कारण से, तो ये संयुक्त परिवार का दोष भी है। विशेषताएं इसकी भी बहुत सारी, संयुक्त परिवार की चर्चा करते रहेंगे इन सभी पर, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। वहीं आपको आगे पढ़ना है दलित एवं पिछड़े वर्ग के बारे में, उनकी कुछ समस्याएं हैं खास करके भारत के संदर्भ में। तो भारत में दलित यानी कि जो दलित लोग हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो, और जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। खास करके ये जो सारी समस्याएं हैं, चाहे वो खास करके दलितों की बात की जाए या पिछड़े वर्ग की बात की जाए, जो जाति व्यवस्था थी इसी कारण से कुछ लोग छुआछूत की समस्या से ग्रसित थे, कुछ लोग
कुएं के पानी पीने पे दिक्कत थी। तो ये सब जो है समस्याएं अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अभी भी कुछ समस्याएं जो रही थी उसको लेकर के अब सभी लोग जागरूक हो रहे। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, सभी लोग अपनी समस्याओं को जान रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़बरदस्त जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या आजकल जो दलितों की या पिछड़े वर्गों की है वो शिक्षा की है। अगर शिक्षा नहीं रहेगी या शिक्षित नहीं होगा ये समाज पिछड़ा वर्ग का या दलितों का, तो फिर मेरे हिसाब से उनकी समस्याएं यूं ही बनी रहेंगी। अगर शिक्षित हो जाएगा, निश्चित तौर पर मानिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आजकल ऐसे दूध की पीने की आवश्यकता है दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, ताकि अगर शिक्षित होंगे तभी वो नए समाज की कल्पना कर पाएंगे, नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। लड़ करके, झगड़ करके, वैमनस्यता फैला करके, मीटिंग कर करके और ये सब कर करके, हिंदू धर्म को गाली दे करके, भगवान को ये सब करके, ब्राह्मणों को ऐसा बोल करके, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे क्या होगा, बस केवल वैमनस्यता फैलेगी, समाज 2-3 टुकड़ों में बंट जाएगा और एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होगी। इससे बस यही होने वाला है, आपकी समस्या का निदान नहीं होगा उससे। तो समस्या के समाधान के लिए आपको बस शिक्षित होना है। जैसे ही आप शिक्षित होंगे, आपको बता दूं, जिसके पास शिक्षा है उसी के पास पावर है, और जिसके पास पावर है वहीं पर लक्ष्मी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, बिना पावर के लक्ष्मी की कल्पना आप नहीं कर सकती। सनातन धर्म की विशेषता आपको बता दूं कि इसे माता लक्ष्मी है किसके पास है, और भी तमाम सारे देव हैं, लेकिन जब निकली समुद्र मंथन से किसके पास गई, वो किसके पास गई, पावर के पास। पावर किसके पास, भगवान विष्णु के पास पावर, तो उनके पास गई। वो क्यों गई, क्योंकि उनके पास पावर है, शिक्षा है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है शिक्षा रूपी पावर की, जिससे आपके पास लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जहाँ आपके पास शिक्षा है फिर कुछ आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी जो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्या पढ़ना है, स्त्रियों की स्थिति के बारे में जान लेना है। वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं स्त्रियों की, उन समस्याओं को देखना है। मध्यकाल में क्या हुआ, स्त्रियों की दशाएं, जब मुस्लिम आक्रांता आए, स्त्रियों की दशाएं उसमें थोड़ा सा डाउन हुई। वैदिक काल में जहाँ पर स्त्रियों को देवी समझाता था, वैदिक काल में जो श्लोक है खास करके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदम गायत्री इदम नमः। गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री एक तेजपुंज है, और इसीलिए उस गायत्री कल्पना, देखिए सूर्य भी एक तेजपुंज है, तो सूर्य के लिए शब्द, ये जो श्लोक है वैदिक में, वेद में, वो सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। और चूंकि सूर्य में तेज है, इसीलिए तेज की देवी बना दी गई गायत्री माता को। तो गायत्री जो है कोई देवी नहीं है, लेकिन चूंकि स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रकट करना है, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई। तो स्त्रियों की स्थिति उस समय इतनी सुदृढ़ थी, लेकिन मध्यकाल तक आते थे क्या हुआ, इतनी संस्कृतियां और इतने कल्चर भारत में प्रवेश किए हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो हाई लेवल पर थी वो लेवल घट करके इतना हो जाता है। आप देखते हैं हिंदी में भी जो है छायावादी कवियों को यहाँ तक कहना पड़ा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार से कहना पड़ा। तो नारियों को लेकर के एक प्रकार से आप देखते सती प्रथा आ गई बीच में। उससे पहले न एक प्रकार से आप देखते कुछ प्रथाएं थी, स्त्री अपनी स्वेच्छा से करती थी, लेकिन वो चीज़ थोप दी गई बीच में आकर के कि आपको करना ही, अगर आपका पति मर गया, आप विवाह नहीं कर सकती, विधवा विवाह नहीं बैन हो गया, तो कहेंगे विधवा विवाह, सती प्रथा का अंत, ये सब समाज में सुधार हुआ। और यही सुधार होना भी चाहिए, जरूरी है। समाज के बदलते परिवेश के साथ सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज है, उनमें भी परिवर्तन होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और कहीं न कहीं पे स्त्रियों की जो वर्तमान की स्थिति है, उनकी समस्याओं में सुधार आ रहा है। तो जो समस्याएं हैं वर्तमान में, अच्छा देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आपके बनेंगे, मुस्लिम स्त्रियों की समस्या और हिंदू स्त्रियों की समस्या। तो यहाँ पर आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा है, और जब भी बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य की होगी तो यहाँ पर हिंदू स्त्रियाँ, मुस्लिम स्त्रियाँ, तो वहाँ पर फिर वही आएगा, समस्याओं को लेकर के, हिजाब वगैरह को लेकर के आपका उसमें आ सकता है, या शिक्षा को लेकर के आ सकता है, ठीक है, या हिंदू महिलाओं को लेकर के तलाक की समस्या को लेकर के आ सकता था, मुस्लिमों को तलाक को लेकर के आ सकता है। तो इस प्रकार समस्याएं हैं, धीरे धीरे उन सभी समस्याओं का खात्मा एक तरफ से हो रहा है।
तो ये सब समस्याएं जो और भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, पुरुष प्रधान देश चूँकि भारत है और यहाँ पर स्त्रियों की एक प्रकार से क्या है स्थिति थोड़ी सी निम्न हुई थी बीच में, लेकिन अब जो है नारियाँ जो हैं या स्त्रियाँ जो हैं एकदम से पाँव में पाँव मिला करके आगे बढ़ रही हैं और ऐसा अब नर नारी एक समान के नारे आप देखते हैं हर जगह लग रहे हैं और निश्चित तौर पर स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आया है। घरेलू हिंसा का शिकार स्त्रियां हो रही थी, आज घरेलू हिंसा को लेकर के नए नए कानून बन रहे हैं, स्त्रियों यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर के कानून बन रहे हैं। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि स्त्रियों की दशा में एक प्रकार से जो 19वीं सदी थी उसमें भी एक प्रकार से स्त्रियों की दशा में उतने परिवर्तन नहीं हुए थे। आजकल स्त्रियों में परिवर्तन है, स्त्रियां जैसे चाहे वैसे रह सकती, कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आप देखते हैं जो समस्याएं थी, तलाक की समस्या थी हिंदुओं में, वो समस्या खत्म कर दी गई, मतलब कि अब तलाक दे सकती हैं अगर स्त्रियां चाहें तो। अगर उसका पति शराबी है और मद्यपान करता है, एक प्रकार से मारता पीटता है, घरेलू हिंसा करता है, तो वो तलाक दे सकती है निश्चित तौर पर। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय जनसंख्या अधिक। भारत में सबसे बड़ी समस्या आजकल जो निकल कर के आ रही है और भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो जनसंख्या को लेकर के हो रहा है। अगर जनसंख्या अधिक के भारत में परिवर्तन आप देख रहे हैं, उत्पादन के साधनों का विकास कम हो रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम दुनिया के नंबर 1 देश बन गए, इसमें खुशी मनाएं या दुख ही मनाएं इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक प्रकार से दुनिया के सबसे नंबर 1 पर हो गए हैं जनसंख्या के मामले में। इस पर हम क्या करें, गोला दागे क्या करें भाई इस पर, लेकिन हम सबसे नंबर 1 पर हो गए हैं तो हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि भारतीय जनसंख्या जो है इसके अधिक होने से बीमारियां तमाम प्रकार की फैलती हैं, लोगों को सुचारू मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा लोगों में एक प्रकार से क्या होता है गरीबी, बेकारी, तमाम मद्यपान और एक प्रकार से मद्य सेवन, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। लगातार एक प्रकार से अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी कोरोना पीरियड आया, कोरोना पीरियड के बाद से चूँकि लोगों में बेकारी की समस्या इतनी उत्पन्न हो गई कि लोग एक प्रकार से डाका डालने लगे, लोगों की सीकड़ छीनने लगे, ठीक है, तमाम प्रकार की उसमें मतलब अपराध में बढ़ोतरी हुई है। फिर योगी बाबा तो आ गए, फिर उसके बाद में तो कुछ अपराधों में थोड़ा कंट्रोल आया है, लेकिन अन्य अन्य राज्यों में आप देख रहे हैं अभी भी अपराध हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, कई प्रकार की चीज़ें होती है। जो जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में घटोत्तरी होती है, इकोनॉमी लेस जाती है, कई प्रकार। देखिए श्रमिक जो है भारत में है, लेकिन भारतीय लोग जो है आलसी बहुत होते हैं, ठीक है, हालांकि इस पर चर्चा करेंगे, तो ये सब हमको चर्चा करनी है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ लेना है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व। तो राष्ट्रीय एकता में जैसे कि जब हम बात करते हैं पूरे देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं या राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण यहीं पर आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता जो होती है इसमें क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम, सिख, इन सभी में आप देखते हैं आपस में, अब आजकल तो बौद्ध धर्म का भी एक प्रकार से, तो सांप्रदायिकता इन चारों से आप देखते फैलती है, हिंदू, बौद्ध और एक प्रकार से आप देखते हैं सिख, ईसाई। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू लोग अपने विचारों को रख रहे हैं, मुसलमान अपने विचारों को रख रहा है, बौद्ध अपने विचारों को रख रहा है, ईसाई अपने विचारों को रख रहा है। ईसाई लोग तो कन्वर्ट भी करवाते हैं, मुस्लिम लोग भी आप देखते हैं आजकल कन्वर्जन का एक प्रकार सिलसिला चल रहा है। आजकल तमाम प्रकार की समस्याएं आजकल चल रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मुसलमान सोच रहा है सब कोई मुसलमान हो जाए, ईसाई सोच रहा है सब कोई ईसाई हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विचारधारा है इसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात है, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोग एक प्रकार से, जो कि सनातन धर्म का ही एक अंश है, वो लोग सोच रहे हैं कि सनातन धर्म बेकार है एकदम से, जो बुराइयां हैं उसको हटा दो, उसके बाद में फिर सब वही तो है, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रवाद को एकदम से अलग कर दिया गया है, बस धर्मवाद, सांप्रदायिकता बस यही बची है। टीवी पर बैठ करके एक उसका आ जाएगा, एक इस धर्म का आ जाएगा, एक उस धर्म का, चौं 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 एकदम से लड़ना प्रारंभ कर देंगे। इसे लगेगा कि ये वैचारिक मतभेद है या एक प्रकार से शरीर से लड़ रहे हैं, ऐसा एकदम से क्या बताएं। आजकल तो जिस प्रकार की सांप्रदायिकता का सबसे जो प्रबल रूप है आजकल ही दिख रहा है सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा वही सब देख करके लोग जो
समाज में रहते हैं वो भी एक प्रकार से आपस में बैठ करके दुकानों पर, चाय के दुकानों पर चाय पियेंगे और बात करेंगे और बात बात में लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो टीवी के डिबेट में अपने धर्म के लोगों की बातों को सुनेगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और उसमें क्या होगा, जो टीवी पर बैठ करके जो बातें करते हैं, क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं? कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग वैसे पहुँच जाते हैं, बस उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है इसके कारण से। तो ये सांप्रदायिकता क्या होती है? जब बात होती है राष्ट्रीय एकता की, भारत की बात होती है विदेशी संदर्भों में, तो क्या होता है, सांप्रदायिकता वहाँ पर एक प्रकार से एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करता है सांप्रदायिकता। दूसरे, मुझे तो लगता है सांप्रदायिकता को लेकर के भारत सरकार को ज़बरदस्त कानून बना देना चाहिए। दूसरी बात है नक्सलवाद। नक्सलवाद भी कहीं ना कहीं पे एक तरफ नक्सलवादी, आपको पता होगा नक्सलवाद जो विचारधारा है, ये कुछ लोगों का संगठन होता है। नक्सली लोग जो है खास करके चाइना से कुछ पोषित होते हैं। चाइना के लोग या दूसरे देशों के लोग क्या करते हैं, कुछ एरिया के लोगों को, भारतीय, उनको एक प्रकार से भारत के पुलिस के प्रति उनमें ब्रेन वॉश करते हैं कि भारत की पुलिस, भारत की मिलिट्री जो है आपको मारने आ रही है, आपको जनजातियों को ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर उसके बाद में वो नक्सलवाद में परिवर्तित हो जाता है। और अगली बात है भारत में जातिगत राजनीति। आजकल क्या हो रहा है कि भारत में जातिगत राजनीति हो रही है। हर एक जाति और धर्म को लेकर के पार्टियां जो है वोट बैंक अपना मजबूत कर रही हैं और राजनीति में खास करके धर्म और जाति को एक प्रकार इस प्रकार से घोलमेल दिया गया है कि बिना जाति और धर्म के आजकल राजनीति होना असंभव जान पड़ती है। मतलब अगर हम जाति और धर्म को एक किनारे रख दें और फिर राजनीति करें तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में उतना ज़्यादा वर्चस्व लोग कायम कर पाएंगे बिना जाति और धर्म के। ठीक है, कुछ लोग आएंगे इस धर्म के बारे में बुरा बोल देंगे, कुछ लोग उस धर्म के बारे में बुरा बोल देंगे, उस जाति के बारे में अच्छा, उस जाति के बारे में बुरा, और इस प्रकार से अपने जाति को एक प्रकार से अपनी तरफ खींच लेंगे। जनता इसमें जागरूक होना चाहिए, इससे क्या होगा, ये सब खत्म होगा। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक होने वाले तत्व हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। वहीं अगला जो टॉपिक आपका है 13वां टॉपिक आप देखिएगा, भारतीय समाज में परिवर्तन। भारतीय समाज में आजकल परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन आप देख रहे हैं, आपको पता ही होगा भारतीय समाज आजकल लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। हर मामलों में आप देखिएगा, हर मामलों में परिवर्तन हो रहा है समाज में। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से भारतीय समाज में दिख रहा है, आप सभी को चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा आपको अगला जो टॉपिक पढ़ लेना है, धर्म की अवधारणा पढ़ लेना है। धर्म क्या है और ख़ास करके हिंदू धर्म की विशेषताओं को आपको जान लेना है। ठीक है, धर्म जो होता है इसमें कई प्रकार के समान धर्म, आप धर्म, ये सब आपको धर्म की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ना है। धर्म जो होता है धारण करना बोलते हैं धर्म को, धर्म के बारे में आपको जान लेना, धर्म की अवधारणा क्या है अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, धर्म के बारे में आपको विशेष तरीके से जान लेना है, पढ़ लेना है और समझ लेना है। ठीक है, धर्म जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो धर्म खास करके क्या करता है, लोगों को काम करने या लोगों को एक प्रकार से अच्छे तरीके से जीवन यापन करने के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, सांप्रदायिकता जो होती है वो धार्मिक कारणों की वजह से ही होती है, क्योंकि सांप्रदायिकता के मुख्य रूप से कई कारण हैं, जैसे कि मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना आजकल उग रही है, शासन की उदासीनता। तो ये सब कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रीयकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीयकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले जैसे भाषावाद भी है, जातीयता है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रीयता है। क्षेत्रीयता तो मैंने आपको बताया नहीं, क्षेत्रीयता जो होती है एक विशेष क्षेत्र को अपना समझ करके उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा, उसी को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे क्षेत्र को दबाना, ये होती है क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद की भावना भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से आपने समझा। धर्म की अवधारणा को लेकर के भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए थे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जान लेना था, बस यही सब आपसे पूछा जाएगा। धर्म किसे कहते हैं, धर्म की विशेषता आपको पढ़ लेना है। तो इतने 14 टॉपिक आपके हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेंगे निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई प्रश्न अलग से नहीं आपसे पूछा जाएगा, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।